Finance Commission is balancing wheel of fiscal federalism in India. It establishes fiscal relation between central government and state government. So today is our topic Finance Commission, and today we will learn about Finance Commission, its composition, its function and its modern relevance. So before going to start, we have to know about relevance of this topic as per UPSC and UPPSC. This topic cover two paper, or we can say it will maybe ask in two paper. It may be comes in GS second paper mains, and it may be comes in GS third of economic development section. So according to both paper, it is very important topic and its knowledge is very relevant for every civil services aspirant. So we will start from political background of Finance Commission, its composition and its interpretation in our constitution. So let's begin with Finance Commission. If we talk about फाइनेंस कमीशन, या जिसको फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कह सकते हैं, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में आता है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को अगर देखें इसके, तो आर्टिकल 280 is about फाइनेंस कमीशन। FC मतलब फाइनेंस कमीशन, एंड आर्टिकल 281 about recommendation of Finance Commission to meet गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में देखें फाइनेंस कमीशन को, तो इसका प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में है, और इसके रिकमेंडेशन को अगर देखें तो ये 281 में आता है। ये तो रहा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें, या कंपोजिशन की बात करने से पहले इसके स्टेटस के बारे में देखें कि ये किस प्रकार की एक बॉडी है, तो एक ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के साथ साथ इट इज़ आल्सो क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब होता है अर्ध न्यायिक संस्था, या जिसको पार्शली अ पर्टिकुलर अथॉरिटी और बॉडी हु है पार्शियल जुडिशियल राइट्स, कि वो अपने राइट्स के विदिन कंप्लेंट को सुनते हों और उस पर वर्डिक्ट देते हैं। तो क्वासी जुडिशियल वो बॉडी होती हैं जिनको पार्शली या जो एज ए जुडिशरी वर्क करती हैं। तो फाइनेंस कमीशन भी फाइनेंस से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का काम करती है, इसीलिए इसको क्वासी जुडिशियल बॉडी कहा जाता है।
तो ये तो रही बात इसके कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स के बारे में कि इसका प्रोविज़न किस किस आर्टिकल में है और ये किस प्रकार की बॉडी है। दूसरी बात, अकॉर्डिंग टू सिविल प्रोसीजर कोड 908, it is also a civil judiciary। इसको सिविल जुडिशियल बॉडी भी कहते हैं। तो ये हमारा इसके प्रोविज़न और इसके फीचर्स के बारे में बात रही। अब अगर इसके इस्टेब्लिशमेंट के हिस्ट्री में जाएं तो फाइनेंस कमीशन को 1951 में फर्स्ट टाइम फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया था या बनाया गया था, और उसको B.R. अम्बेडकर ने इस्टेब्लिश किया था, जो कि उस समय लॉ मिनिस्टर थे। और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो K.C. नियोगी थे। K.C. नियोगी was first फाइनेंस कमीशन चेयरमैन या फर्स्ट चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन। तो अब तक 15 फाइनेंस कमीशन बनाए जा चुके हैं। तो अब हम इसके कंपोजिशन की बात करेंगे। तो अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें 1 चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर होते हैं। कंपोजिशन के बाद इनको कौन अपॉइंट करता है या इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो ये अपॉइंट प्रेसिडेंट। अपॉइंटमेंट के बाद इनका जो टेनर होता है, टाइम पीरियड, वो जनरली 5 ईयर का होता है। और इनके टेनर या इनके एलिजिबिलिटी, अपॉइंटमेंट एलिजिबिलिटी को डिसाइड कौन करेगा? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट डिसाइड एलिजिबिलिटी एंड मैनर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर। पार्लियामेंट इनके एलिजिबिलिटी क्या होंगी और इनके अपॉइंटमेंट का मैनर कैसा होगा, इसको डिसाइड करती है। अब इसको देखने के बाद हम इनके एलिजिबिलिटी को देखते हैं। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो चेयरमैन होता है उसको पब्लिक अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए। चेयरमैन मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक अफेयर्स, यानी कि उसको सार्वजनिक पहलुओं के बारे में पता होना चाहिए
मीन्स मस्ट हैव एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक अफेयर्स। और अगर मेंबर की बात करें तो मेंबर शुड बी एलिजिबल टू अपॉइंट एज हाई कोर्ट जज ऑफ हाई कोर्ट। एससी मतलब हाई कोर्ट। तीसरे, अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो पर्सन शुड हैव knowledge and experience of finance and accounting of government offices। नेक्स्ट, अगर इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो मेंबर शुड हैव knowledge of economics। मतलब कि मेंबर्स को इन चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, मेंबर्स शुड हैव एक्सपीरियंस इन फाइनेंस। यानी ये 4 मेंबर जो है, 4 मेंबर कम फ्रॉम 4 डिफरेंट एरियाज। कोई ऐसा होगा जो ऐसे 4 एरियाज हैं जिसमें से इनको मेंबर्स को चूज किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। अब अगर इसके फंक्शन के बारे में बात करें, दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट बात फंक्शन के पहले कि मेंबर, चेयरमैन एंड मेंबर एलिजिबल टू री अपॉइंटमेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को पढ़ते वक्त इस बात को विशेष ध्यान देना चाहिए कि उसके चेयरमैन और मेंबर क्या वो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि ये आज के अगर वेरियस एग्ज़ाम्स की बात करें तो ये बहुत ही बर्निंग पॉइंट है, टॉपिक है, जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है या पूछा जाता है। तो अब इसके पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को देखने के बाद अब हम इसके फंक्शंस के बारे में बात करते हैं कि फाइनेंस कमीशन के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो फाइनेंस कमीशन के जो फंक्शंस होते हैं वो टोटली फाइनेंशियल या फिजिकल फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। और ये एक फिजिकल रिलेशन बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करते हैं। इट वर्क एज ए physical relative body
बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और इसीलिए इसको बैलेंसिंग व्हील ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया कहते हैं। अब इसके फंक्शन की बात अगर करें जो पहला फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये रिकमेंडेशन या इसको रिकमेंडेशन कहते हैं, और वही फंक्शन भी होता है कि जो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करते हैं, रिकमेंडेशन देता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। फर्स्ट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस एमंग स्टेट। ये प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देता है कि स्टेट्स के बीच में टैक्सेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। दूसरा, अगर इसके फंक्शन की बात करें तो ग्रांट इन एड टू स्टेट फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। CFI मतलब C से कंसोलिडेटेड, F से फंड, I से इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ग्रांट इन एड स्टेट को प्रोवाइड करने का एक रिकमेंडेशन या फंक्शन फाइनेंस कमीशन करता है, भारत के संचित निधि से ग्रांट इन एड स्टेट को प्रोवाइड करने के लिए। तीसरा जो इसका फंक्शन होता है, जो लोकल बॉडीज़ हैं उसको सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है वो प्रोवाइड करता है। टू लोकल बॉडीज़, लोकल बॉडीज़ मतलब पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, on the recommendation of स्टेट फाइनेंस कमीशन। SFC मतलब स्टेट फाइनेंस कमीशन। तो तीसरा इसका जो मेजर फंक्शन है वो लोकल बॉडीज़ जो होती हैं स्टेट गवर्नमेंट में या इंडियन फेडरल सिस्टम में, उनके एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए और उनको फिजिकल असिस्टेंस देने के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट भी प्रोवाइड करने का काम करती है, जो कि किस पे बेस्ड होता है, ऑन द बेस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन। स्टेट फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे उनको सप्लीमेंट्री ग्रांट प्रोवाइड करता है। दूसरी बात, फोर्थ, एनी अदर फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड बाय प्रेसिडेंट। तो फाइनेंस कमीशन का फोर्थ जो होता है कि अगर प्रेसिडेंट कोई भी फिजिकल मैटर से रिलेटेड इसको कोई मैटर देता है कि आप इस पे अपना रिकमेंडेशन इसमें एडवाइस दीजिए, तो उस पर भी वर्क जो है फाइनेंस कमीशन करता है। तो ये 4 मेजर जो है फाइनेंस कमीशन के फंक्शन हैं। अब इस बात आती है कि क्या इसके जो रिकमेंडेशन होते हैं, अब इन चीज़ों पे इसको फंक्शन भी कह सकते हैं या इन चीज़ों पे प्रेसिडेंट फाइनेंस कमीशन को रिकमेंडेशन देने के लिए कहता है और इन चीज़ों पे ये अपना फंक्शन फाइनेंस कमीशन करता है। तो बात ये आती है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे इस फाइनेंस कमीशन का जो एडवाइस या रिकमेंडेशन है
वो बाउंड है या नहीं। तो आंसर ये है, इट इज़ नॉट बाउंड, जस्ट इट इज़ एडवाइजरी इन नेचर। So we can say the recommendation made by Finance Commission to Government of India is only the advisory in nature and it is not bound on the government or president. It is depend on discretion of the government that it implement the recommendation of Finance Commission or not. तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन का रिकमेंडेशन होता है वो टोटली एडवाइजरी इन नेचर होता है। अब फाइनेंस कमीशन के कंपोजिशन और इसके फंक्शन, इसके मेंबर्स की एलिजिबिलिटी और इसके स्टेटस को देखने के बाद अब हम बात करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन, जो कि हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और जैसा कि हमने पहले बताया कि जीएस सेकेंड और जीएस थर्ड के पेपर के अकॉर्डिंग भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 15th फाइनेंस कमीशन जिसके चेयरमैन एनके सिंह हैं, उसको 2017 में इस्टेब्लिश किया। 15th फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश 2017 में किया गया प्रेसिडेंट के द्वारा और इसके चेयरमैन इस समय एनके सिंह हैं। और हाल ही में 15th फाइनेंस कमीशन ने अपने रिकमेंडेशन को प्रस्तुत किया है, जिसमें कुछ ऐसे रिकमेंडेशन हैं जो कि विभिन्न स्टेट्स के लिए परेशानी का काम कर रहे हैं। जैसे कि उसमें एक रिकमेंडेशन जो पॉपुलेशन को क्राइटेरिया बनाया गया है वो आज डिबेट का टॉपिक बना हुआ है। और विभिन्न स्टेट्स जो कम पॉपुलेशन वाले हैं उनके शेयर्स टैक्स डिवोल्यूशन में कम हो सकते हैं या टैक्स शेयर उनका कम हो सकता है। इसलिए एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये 15 का फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन और उससे क्रिटिसिज्म को पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो 15th फाइनेंस कमीशन को 2021 से 2026 तक के फाइनेंस या टैक्सेस का शेयर कैसे होंगे या शेयरिंग ऑफ टैक्सेस कैसे होगा और विभिन्न स्टेट्स को ग्रांट इन एड कैसे दिया जाएगा, सारे जो चीज़ें हैं उस पे जो है एक फाइनल रिपोर्ट 2021 to 26 के लिए 15 फाइनेंस कमीशन को इस्टेब्लिश किया गया। अब जो इसने रिकमेंडेशन दिए हैं आइए उसके बारे में देखते हैं। तो अगर 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन की बात करें तो फर्स्ट जो रिकमेंडेशन है उसमें ये किया गया कि जो डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस है उसको कम कर दिया गया, डिक्रीज़ कर दिया गया। यानी जो टैक्स का बंटवारा है वो 41% कर दिया गया फ्रॉम 42%, जो कि पहले 14th फाइनेंस कमीशन में 42% हुआ करता था। इसके बाद इस डिवोल्यूशन के लिए कुछ क्राइटेरियाज जो है बनाए गए या रिकमेंड किए गए, जिसमें अगर क्राइटेरिया की बात करें तो पहला जो क्राइटेरिया बनाया गया है वो इनकम डिस्टेंस बनाया गया। इनकम डिस्टेंस को पहला क्राइटेरिया इस डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस में बनाया गया, जो कि पुराना ही है। तो अगर इनकम डिस्टेंस की बात करें तो ये किसी एक स्टेट के पर कैपिटा इनकम
और इंडिया के सारे स्टेट में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम वाले स्टेट के बीच का अंतर होता है। यानी कि मान लीजिए अगर 100 RS रुपये केरला का पर कैपिटा इनकम है और यूपी का RS 50 है, तो इसका जो इनकम डिस्टेंस होगा वो 50 माइनस 100 यानी -50 रुपीज़ का होगा। तो इसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाएगा कि कितना टैक्स में शेयर यूपी को मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू इट्स इनकम डिस्टेंस। तो ये इनकम डिस्टेंस होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से अपने माइंड में रिमेंबर रखिए। नेक्स्ट जो डिवोल्यूशन का क्राइटेरिया है वो पॉपुलेशन, जो कि आज का सबसे डिबेट का टॉपिक है। पॉपुलेशन ये बनाया गया कि जिस पॉपुलेशन का जो पहले सेंसस होता था वो 2014 तक 1971 के सेंसस पे पॉपुलेशन को काउंट किया जाता था, उसी के अकॉर्डिंग टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता था। लेकिन इस 15th फाइनेंस कमीशन में इस सेंसस को 2011 के सेंसस पे कहा गया कि इस सेंसस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन जो होगी उसमें ज़्यादा पॉपुलेशन वाले को ज़्यादा टैक्स शेयरिंग होगी और कम पॉपुलेशन वाले को कम टैक्सेस में शेयरिंग मिलेगी। तो अभी बात अगर इसके आर्गूमेंट इसके और क्रिटिसिज्म की बात करें तो पॉपुलेशन इसलिए क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है पॉपुलेशन क्राइटेरिया, क्योंकि जो सदर्न स्टेट्स हैं वो पॉपुलेशन में नॉर्दर्न स्टेट से कम है। अगर राजस्थान, झारखंड, बिहार, यूपी इन सब स्टेट्स के कंपैरिजन में अदर स्टेट्स की बात करें तो उनके शेयर्स जो है वो कम हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सदर्न स्टेट। तो पॉपुलेशन सेकेंड क्राइटेरिया बनाया गया। जो थर्ड क्राइटेरिया बनाया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस के लिए, वो एरिया बनाया गया है। नेक्स्ट फोर्थ जो है वो आपका फॉरेस्ट कवर एंड फॉरेस्ट इकोलॉजी। फॉरेस्ट कवर भी जो है कि जितना अकॉर्डिंग जो इसमें अच्छा काम करेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो टैक्सेस में शेयर मिलेगा। फिफ्थ की अगर बात करें तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। अब डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मतलब ये है कि जो जिन स्टेट्स का डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस या पॉपुलेशन कंट्रोल के जो मेजर्स होंगे वो अगर अच्छे होंगे तो उनके टैक्स डिवोल्यूशन को बढ़ाया जाएगा, यानी टैक्स शेयरिंग को परसेंटेज को बढ़ाया जाएगा। तो ये दूसरी बात होती है टैक्स इफर्ट। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो किसी स्टेट का टैक्स इफर्ट कितना है। अगर जिस स्टेट का ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होता है तो उसके शेयरिंग जो है वो टैक्सेस में ज़्यादा होगी। और जो लोअर इनकम डिस्टेंस के स्टेट्स होंगे उनको हायर टैक्स शेयरिंग मिलेगी। तो ये बात रही क्राइटेरिया की कि कैसे जो है डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट वो होगा। अब अगर बात हम 41% से परसेंट जो डिक्रीज़ कर दी गई है, 42% जो पहले होती थी कि 42% टोटल टैक्सेस का 42% जो है वो स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता था।
तो जो 42% से 41% कर दिया गया, उसमें जो 1% को डिक्रीज़ किया गया है, वो 1% जो न्यूली फॉर्म्ड जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी हैं उनके डेवलपमेंट वर्क के लिए जाएगा। ट्रांसफ़र फ्रॉम सेंटर टू न्यूली क्रिएटेड यूटी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, उसको जो है सेंटर से जो है 1% जो एक्सेस डिक्रीज़ किया गया है, या 1% जो डिक्रीज़ किया गया है डिवोल्यूशन टैक्सेस का शेयरिंग, वो जो है जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो कि उसके पहले उसके अकॉर्डिंग जो जितने क्राइटेरियाज़ हैं उतना तो उसको टैक्स डिवोल्यूशन मिलेगा ही, प्लस 1% जो है और सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उसको ग्रांट इन एड मिलेगा। अब ये तो बात रही डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस की। अब दूसरी बात करते हैं कि ग्रांट इन एड जो है वो कैसे कैसे मिलेगा। अगर ग्रांट इन एड की बात करें तो वो प्रत्येक स्टेट को उसके डिफरेंट जो है एस्पेक्ट्स पे मिलेंगे। जैसे रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, ये ग्रांट उन स्टेट को ज़्यादा मिलेंगे जिनके रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा होंगे, यानी जिस स्टेट का राजस्व घाटा जितना ज़्यादा होगा उनको जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जो ग्रांट इन एड है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। दूसरी बात आती है कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है के बाद स्पेशल ग्रांट आएगी। स्पेशल ग्रांट्स जो है वो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट होगी, यानी इसके पहले ग्रांट की बात करें तो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, और अगर सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट की बात करें कि वो किन किन बेसिस पे मिलेंगे, यानी कि फर्स्ट आपका रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिलेगा और दूसरी बात स्पेशल ग्रांट्स मिलेंगे। और अगर स्पेशल ग्रांट की बात करें तो उसमें कर्नाटका, मिज़ोरम और तेलंगाना को ये स्पेशल ग्रांट मिलेंगे। दूसरी बात अगर सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें परफॉर्मेंस बेस्ड पे या परफॉर्म्स जो है उसको उस सेक्टर को अच्छा करने के लिए, डेवलप करने के लिए जो है वो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से वेरियस स्टेट्स को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये जो सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट हैं वो आपका न्यूट्रिशन, यानी उस स्टेट के पॉपुलेशन के न्यूट्रिशन को बढ़ाने के लिए जो है ये सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट मिलेंगे। दूसरे अगर ग्रांट की बात करें सेक्टर स्पेसिफिक या दूसरे सेक्टर की बात करें तो वो आपका हेल्थ, यानी उस स्टेट के हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए भी सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दिए जाएंगे। दूसरी बात प्री प्राइमरी एजुकेशन के लिए,
ये भी एजुकेशन सेक्टर के लिए उसको सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट जो है वो मिलेंगे। तीसरे अगर ग्रांट की, चौथे ग्रांट की बात करें तो वो आपका जुडिशरी के लिए मिलेगा। अनदर ग्रांट की बात करें तो वो हाउसिंग के लिए मिलेगा। अनदर ग्रांट की बात करें तो वो आपका रेलवेज के लिए होगा। और अनदर ग्रांट की बात करें तो वो आपका रूरल कनेक्टिविटी के लिए होगा। तो ये आपका सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट जो है वो डिफरेंट स्टेट्स या सेंटर स्टेट के बीच में जो है टैक्सेस का होगा, जो भी रेवेन्यू होगा उसका ऐसे सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट जो है वो मिलेगा। नेक्स्ट बात आती है, एक और रिकमेंडेशन दिया गया है 15th फाइनेंस कमीशन के द्वारा, वो परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट की बात कही गई है। ग्रांट इन एड में एक परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट की बात की गई है। तो अगर परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट की बात करें तो एक स्टेट को किन किन एरियाज़ पे के परफॉर्मेंस पे उसको ग्रांट मिलेगी। तो अगर उसको कहें फर्स्ट की बात करें तो परफॉर्मेंस और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट। तो पहला जो उसको परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाएगा वो उसका होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, यानी एग्रीकल्चर में जो जो रिफॉर्म्स हुए हैं, चाहे वो लैंड रिफॉर्म से हो या टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म से हो या बहुत एपीएमसी हो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग हो, या ई नाम हो, या फार्मर्स वेलफेयर सोसाइटीज़ हों, या जो भी एग्रीकल्चर में अभी तक रिफॉर्म्स किए गए हैं उसको इम्प्लीमेंट जो स्टेट जितने अच्छे तरीके से करेगा उसको जो है परफॉर्मेंस पे जो ग्रांट इन एड होगी उसके परफॉर्मेंस पे उसको उसकी ग्रांट जो है वो बढ़ाई जाएगी। नेक्स्ट, अगर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की बात करें तो वो आपका डेवलपमेंट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक्स। दूसरे अगर परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की बात करें तो वो पावर सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी पावर सेक्टर में अगर वो जो भी रिफॉर्म्स लाता है उसके बेसिस पे भी उसके ग्रांट इन एड को डिटरमाइन किया जाएगा। इसके बाद इन्हांसिंग ट्रेड, इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट। पांचवी बात पुलिस ट्रेनिंग, जो कि आज कल इस ट्रेनिंग में रिफॉर्म्स या परफॉर्मेंस की बहुत ही ज़रूरत है। 6 की बात अगर करें तो वो आपका है प्रमोशन ऑफ
डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टूरिज्म। तो ये ऐसे एरियाज़ हैं जिनमें, और नेक्स्ट अगर एक इम्पॉर्टेंट एरिया की बात करें तो वो एजुकेशन। इन टॉपिक पे या इन क्राइटेरिया में जो स्टेट जिस प्रकार से परफॉर्मेंस करेंगे उनको जो है ग्रांटी नेट उसी के अकॉर्डिंग उनको मिलेगी। अब दूसरी बात जो इस फाइनेंस कमीशन में रिकमेंड की गई है वो ग्रांटी नेट टू लोकल बॉडीज़, यानी कि जो पंचायत म्यूनसिपैलिटीज़ जो लोकल गवर्नेंस है उसको भी जो है ग्रांट देने की रिकमेंडेशन की गई है। ग्रांट इन एड टू लोकल बॉडीज़। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट किया गया है प्रोविज़न या जो दिया गया है कि जो कॉस्ट शेयरिंग होगी डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, वो 75% फॉर ऑल स्टेट और 90% हिमालयन स्टेट के लिए होगी। यानी हिमालयन स्टेट के लिए जो सेंटर का शेयर होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कंपेयर टू ऑल अदर स्टेट। दूसरी बात कि स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के रिकमेंडेशन पे जो है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट का जो है ग्रांटी नेट उसको मिलेगी। दूसरी बात क्या आती है कि जो गवर्नमेंट स्टेट और सेंटर है उनको जो है अपने ऑफ बजटिंग जो बारोइंग है उनको जो है डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत है। यानी डिस्क्लोज़र ऑफ बजटिंग बारोइंग एट ऑल गवर्नमेंट लेवल। यानी कि गवर्नमेंट के सभी लेवल पर ऑफ बजटिंग बारोइंग्स जो है यानी कि जो बजटेड उनके बजट हैं उससे जो एक्सेस उनका एक्सपेंडिचर है या उस बजट में जो बारो करने के लिए जितना एक लिमिट है अगर वो उससे एक्सेस करते हैं तो उनको जो है डिस्क्लोज़ करना अनिवार्य होगा। दूसरी बात एक ये रिकमेंडेशन है और एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए फॉर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट जीएसटी के जो ग्लिचेस हैं या ड्रॉबैक हैं उनको भी सही किया जाए। स्ट्रॉन्ग जीएसटी रूल्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत बार बहुत सारे जो है शिकायतें जीएसटी
जिससे रिलेटेड आती हैं कि स्टेट्स को उनके जो इंसेंटिव्स होते हैं, जो बैक जो है स्टेट को रेवेन्यू किया जाता है, वो उनको बहुत लेट मिलते हैं। इसीलिए जीएसटी के जो है रूल रेगुलेशन में कुछ जो है एडमिनिस्ट्रेशन में उसको करेक्शन किया जाए। अगर अनदर मेजर रिकमेंडेशन की बात करें तो वो सिक्योरिटी रिलेटेड जो है डिफेंस से रिलेटेड फाइनेंस के लिए बात की गई है। फाइनेंसिंग सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर, यानी सिक्योरिटी से रिलेटेड एक्सपेंडिचर को फाइनेंस करने की ज़रूरत। दूसरी बात, नॉन लैप्सेबल फंड फॉर डिफेंस, यानी कि ऐसे फंड के को इस्टेब्लिश किया जाए जो नॉन लैप्सेबल हो। दूसरी बात, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ डिफेंस PSUs, जैसे कि HL है, DRDOs है, इन सबको का डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए फॉर बेटर परफॉर्मेंस। 15 फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन को देखने के बाद आइए हम उसके क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। तो अगर 15 फाइनेंस कमीशन के क्रिटिसिज्म की बात करें तो उसका एक जो टैक्स डिवोल्यूशन का जो एक क्राइटेरिया है पॉपुलेशन, वो क्रिटिसिज्म का फैक्ट बना हुआ है। यानी कि मेनी सदर्न स्टेट क्रिटिसाइज पॉपुलेशन population census of 2011 rather 1971, यानी कि जो सदर्न स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन कम है, वो जो 15 फाइनेंस कमीशन में प्रोविज़न किया गया है कि अब जो है जो सेंसस होगा पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया है टैक्सेस डिवोल्यूशन के लिए या टैक्स शेयरिंग के लिए, उसका जो सेंसस होगा वो 1971 ना होकर 2011 होगा। अब इसमें क्यों सदर्न स्टेट को जो है क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं या क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इसको? क्योंकि जो सदर्न स्टेट्स हैं वो 1971 में जब एक्सप्लोजन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया हुआ था और उस समय जो है फैमिली प्लानिंग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूल्स से जो है वो अडॉप्ट करवाया गया था, जिससे जो सदर्न स्टेट्स थे उन्होंने बहुत अच्छी तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश 1971 के बाद की, जिससे उनके यहाँ जो पॉपुलेशन वो कम हो गई। लेकिन जो बड़े जो है प्रदेश हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, इनके यहाँ जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी नहीं हो पाई या उसमें जो है डिक्रीजमेंट नहीं हो पाया, या अगर डिक्रीजमेंट हुआ भी तो इन सदर्न स्टेट से बहुत कम हुआ, जिससे कि उनके यहाँ पॉपुलेशन बहुत नॉर्दर्न स्टेट में पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई। अब नॉर्दर्न स्टेट की पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण जो 15th फाइनेंस कमीशन में एक क्राइटेरिया है कि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन जो है स्टेट्स को जो है टैक्सेस में डिवोल्यूशन मिलेगा, तो इसलिए मेनली जो है क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है 15 फाइनेंस कमीशन के सेंसस को लेकर, जो उन्होंने 1971 के सेंसस के जगह पे 2011 को इम्प्लीमेंट करने की या रिसोर्सेज को एलोकेशन करने की
या टैक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करने की, ग्रांट इन एड देने की, सारे जो इस रूल रेगुलेशन के लिए सेंसस जो है 2011 उन्होंने फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है। तो ये बेसिक जो है आपका क्रिटिसिज्म है जो कि पॉपुलेशन सेंसस 2011 बहुत सदर्न स्टेट्स को जो है उनके टैक्सेस शेयरिंग में जो है लॉस हो सकते हैं। दूसरी बात, इसमें सबसे ज़्यादा अगर लॉस किसी को होगा तो वो कर्नाटका का होगा। तो ये हमारा क्रिटिसिज्म जो है फाइनेंस कमीशन का था। और जब टैक्सेस कम होंगे, टैक्स का शेयरिंग कम होगा, तो उसका जो इम्पैक्ट उस स्टेट के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकेंड उसके एजुकेशनल डेवलपमेंट, थर्ड उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट पे पड़ेगा, जो कि एक कंसर्न की बात है और इस पे जो है ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू।